प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज के इस प्रोग्राम में हम मोहम्मद यूसुफ साहब का मसला आपके सामने रखने जा रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं ये बरतानिया में मुकीम हैं, बर्मिंघम में एक लंबे अरसे से, और इन्होंने 1970 में इनके वालिद ने, मोहम्मद इनायत साहब उनका नाम था, उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। अब आज तक ये प्रॉपर्टी इनके नाम पर नहीं हो सकी, इनके वालिद के नाम पर भी नहीं हुई थी। क्या वजह है इसकी? कहानी ज़रा मुख्तसरन हम खुद मोहम्मद यूसुफ साहब से जान लेते हैं। उसके बाद मज़ीद इस स्टोरी पर हमारे इस्लामाबाद में नुमाइंदे राजा काशिफ साहब ने काम किया, उनसे बात करेंगे। माहिर कानून अज़र सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ खालिद अली शाह, डायरेक्टर कंप्लेंट सेल OPF पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान, ये इनसे हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम एक जो पटवारी हैं चूनिया के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले तो मैं मोहम्मद यूसुफ आपसे जानना चाहूँगा, ये मामला क्या है? आपके वालिद ने प्रॉपर्टी ख़रीदी, वो उनके नाम ही नहीं हुई फिर, और 1970 से अब तो ये मेरा ख्याल है 40 साल हो गए तकरीबन, बल्कि 48 साल हो गए से। ये 1970 में उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी अपने भाई के साथ मिल के। तो ये उस वक्त नाम तो होगी थी ये प्रॉपर्टी, ये उन्हीं के नाम थी, उनके भाई के नाम थी। लेकिन कुछ 7 कनाल जो है ना, मेरे और मेरे भाई साहब के नाम भी थी। अच्छा। प्रॉपर्टी जब वो भी हम बहुत ज़्यादा छोटे ही थे तो तभी उन्होंने कर दी थी। अच्छा। तो ये हुआ ये कि फिर मैं 2000 में मैं इधर आ गया यूके में आ गया। तो पीछे से जब ये प्रॉपर्टी का सिलसिला, मैंने कहा कि मैंने इसको बेचना है, तो जब मैंने वो पेपर्स की तो पता चला कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा काफ़ी कम है, क्योंकि जो मुझे बताया गया था या जो खरीदी गई थी वो तकरीबन मेरा 76 से 78 कनाल जगह थी, दोनों भाइयों ने खरीदी थी। उस हिसाब से ये 39 कनाल एक भाई के नाम आनी चाहिए थी। तो अब जो मेरी कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से मेरी तकरीबन जो जगह बन रही थी वो तकरीबन 13 से 14 कनाल बन रही थी, 14 कनाल बन रही थी जगह। तो जब मुझे वो फर्द दिया गया तो फर्द जब मैंने देखा तो उसमें तो बहुत कम जगह आ रही थी। तकरीबन वो जो दिखा रहे थे फर्द में वो 6.5 कनाल नजर आ रही है, और जो अगर कैलकुलेशन सही तरीके से की जाए उसी फर्द की, उसमें गलतियां भी काफ़ी हैं, तो वो तकरीबन 7.5 कनाल जगह बनती है। तो अब मैं ये ढूंढने की कोशिश करूं कि मेरा असल जो शेयर है वो कितना था। जगह मेरे वालिद साहब के नाम थी। अच्छा, तो ये आपके वालिद साहब के नाम जगह थी, मगर आपने इस सिलसिले में अब यानी बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम क्या है? आपको ये नहीं पता कि आपका शेयर कितना है, ये आप जानना चाहते हैं? मैं असल में इस जो जमीन है इसका जो शुरू में रजिस्टर्ड हुई थी ना, वो देखना चाह रहा हूँ कि उस वक्त उनके नाम पे कितनी थी। क्योंकि जो ये अब पाकिस्तान के पटवारी के सिलसिले भी ऐसे ही हैं कि उसमें आपको पता नहीं चलता कि क्या चीज़ है। फिर जिन लोगों को फर्द को पढ़ना नहीं आता या वो उनको भी नहीं सही समझ आती या सिस्टम का सही पता नहीं होता। तो ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा एक्चुअल शेयर है वो कितना है। क्योंकि जब ये जगह खरीदी गई थी, अगर उस वक्त के पेपर मुझे मिलते हैं तो तभी मतलब मुझे पता चल सकता है कि मेरा शेयर कितना है। और ये कुल जगह कितनी बताई आपने, कितनी थी? ये 76 से 78 कनाल होनी चाहिए ये जगह। अच्छा, दोनों भाइयों की। ठीक है। अच्छा, ये राजा काशिफ साहब, सर ये क्या स्टोरी क्या है? सर ये सब इनकी जो वरासती ये जायदाद थी, इनके वालिद ने खरीदी थी, और वालिद के बाद ये वरासत ट्रांसफ़र होनी है बेटे के नाम और बेटियों के नाम। इनके वरासत जो है ट्रांसफ़र होनी थी। वरासत ट्रांसफ़र होने के लिए इन्हें फ़र्द निकलवाना पड़ना, अदालत से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ना, वारस साबित करने पड़ने कि ये वारस है और ये लोग वारस हैं। उसके बाद ये ट्रांसफ़र होनी उनके नाम। अच्छा, मौके पे इनका कब्ज़ा कभी भी नहीं रहा, मेरा ख्याल है इन्हें पता होगा खुद भी, इनके वालिद का भी कभी कब्ज़ा नहीं रहा मौके पे। ये दही रकबा जो इस्लामाबाद का जो ज़िला इंतज़ामिया वो डील करती है इसे। ADCG जो रेवेन्यू है ADCG वो करते हैं, इसे देखते हैं। तो मेरी इस हवाले से इनसे भी बात हुई है, जो रेवेन्यू के हैं चीमा साहब, और DC से हमजा शफकात साहब से भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा, इन्होंने जो दरख्वास्त दी इन्होंने यही दरख्वास्त दी कि इसमें मेरा हिस्सा, अब हिस्सा डिफ़ाइन करना तो उनका काम नहीं है। उन्होंने तो टोटल जगह बतानी है। रिकॉर्ड इन्होंने मांगा, वो कहते हैं हमने रिकॉर्ड दिया भी, हम दोबारा भी इन्हें दिखाने के लिए
तैयार हैं, जैसे वफाकी मौसम ने कहा है हमें अहकामात दिए, हम रिकॉर्ड दिखाने के लिए भी तैयार हैं, देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मौके पे इनका शायद शुरू से कब्जा ही नहीं रहा। और डिस्प्यूट इनका जो है इनके वालिद का, जो इनके वालिद और चचा या ताया जिन्होंने मिलके ये ज़मीन ली है, उसके बारे में भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि उन्होंने आपस में तकसीम कर ली थी कि नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने भी, ये इनकी आबाई रकबा नहीं है, इनके वालिद ने भी ये जगह खरीदी थी, खरीद के अपने नाम इंतकाल कराया था। खसरा, केवट, सारा कुछ वो मेंशन है इनकी चीज़ों में। लेकिन अब मसला ये है कि ये पहले आपसी तकसीम करेंगे, वरासती तकसीम करेंगे, तकीम के बाद जो है उसके लिए फिर वो अदालती कमात लेके पटवार खाने में जाएंगे। पटवार खाने में कौन है राजा काशफ? अभी इस पे अमलन जो है वो कह रहे हैं कि जी हमने तो जो फ़र्द इंतकाल दिए हुए हैं, हमारा काम है फ़र्द इंतकाल देना, कब्ज़ा लेना जो है वो मालिक का काम है, जो बेचता है उसका काम है, जो ख़रीदार है उसको कब्ज़ा दिया जाए, वो उसको मौके पे कब्ज़ा दे। हम तो मौके पे निशानदेही करके हवाले कर देते हैं। 1970 में जिस पटवारी या तहसीलदार ने ये काम किया, उन्होंने उस वक्त ये अपनी अमली कार्रवाई की होगी। लेकिन अभी हमारे पास अभी इस टाइम उधर अवैस खान जो है वो तहसीलदार हैं, और जो पटवारी हैं वो राजा खालिद है, न्यूली अपॉइंटेड है, अभी आए हैं मौके पर। उन्होंने कहा जी हम जब हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, कुछ मज़ीद चीज़ें देंगे शुरू से लेके आखिर तक, तो हम उसकी छांट करके सारे रिकॉर्ड की छांट करेंगे, उसके बाद मौके पे हम निशानदेही करके इनको बताएंगे कि ये इनकी जगह बनती है और ये इनकी जगह नहीं बनती। अभी ग्राउंड पर वो क्या है, उस तरह से होगा कि अगर ये अपने वरासती नहीं जगह तो ये नहीं, ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, उसकी ये सर्विस रोड है। अच्छा, उसकी सर्विस रोड है, उसके साथ दाएं बाएं का एरिया है, तकरीबन ये उसके दाएं बाएं का कुछ एरिया रोड में आता है, कुछ दाएं बाएं का एरिया आता है। लेकिन ये जहाँ पे ये अपनी मौजा कोराल का ये जो कह रहे हैं आबादी, जिस खसरे और खेवट की निशानदेही कर रहे हैं, वहाँ पे सर्विस रोड गुजरती है और उसके आसपास काफ़ी आबादी है, कुछ कमर्शियल एरिया है, कुछ रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन आबादी उधर इस कदर हो चुकी है कि खाली जगह बहुत कम है। तो अब अमली तौर पे जब तक ये आके अपनी निशानदेही खुद नहीं करवाएंगे, खड़े होके चीज़ें अपनी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक मुश्किल है शायद। नहीं राजा काश साहब, एक चीज़ मुझे समझा दें थोड़ा सा, मैं समझ नहीं पा रहा स्टोरी को मुकम्मल तौर पर। ये इनकी एक ज़मीन थी, वो ज़मीन इनके ख़ानदान के कब्जे में नहीं है और वो कोई और उस पर मकान बना चुका है, क्या मतलब मामला क्या है, स्टोरी इशू क्या है? सर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी सी बात, अगर राजा काशिफ साहब मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह जो है ना कब्जे तकसीम हो चुकी है कजन्स के दरमियान, ठीक है। वहाँ पे जो मेरे बहन भाई और हैं, भाई हैं मेरे बड़े, ठीक है, उनके कब्जे में ये जगह है ऑलरेडी, ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा शेयर कितना है, क्योंकि ये जो पेपर्स नहीं दिए जा रहे, ये सिर्फ इस वजह से नहीं दिए जा रहे कि मुझे ना पता चले कि मेरा शेयर कितना है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जब ये जगह ली गई थी तो कितनी थी, क्योंकि उससे इजीली कैलकुलेट हो जाता है कि मेरा शेयर कितना है। अगर आप ये फर्क पड़े ना तो इस पे मेरे टोटल 29 हिस्से हैं हमारी फैमिली के, ठीक है, उसमें से 11 हिस्से मेरे हैं, 11 मेरे बड़े भाई की है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से अगर इसी फर्द में से अगर आप वो कैलकुलेशन करें तो ये जगह तकरीबन निकल आती है। लेकिन इस जगह में से भी ये जो फर्द दिया हुआ है, इसमें से भी 2 कनाल जगह उन्होंने कम बताई हुई है, क्योंकि आगे एक दफा एक फर्द मेरा लिया था, वो मुझसे गुम हो गया, वो वरना मैं नहीं, क्योंकि वो मेरे हाल में 2012 या 11 में था, ठीक है। उसमें यही जगह जो अभी 6.5 कनाल मेरे फर्ज में दिखा रहे हैं, वो 8.5 कनाल दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये है कि ये एक जगह है, 2 जगह हैं वहाँ पे, 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट एक जगह एक साइड पे है, दूसरा दूसरी जगह पे है। तो एक साइड के दिखा रहे हैं, दूसरी साइड का तो दिखाई नहीं रहे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जगह मैं देखूं कि जब ये खरीदी गई थी तो मेरा जब उन्होंने ली थी तो कितनी जगह ली थी, उस हिसाब से अगर मेरे 11 हिस्से बनते हैं 29 हिस्सों में, तो मेरा कितना शेयर है। अच्छा सिद्दीक साहब, ये किसने बताना होता है कि इन साहब का कितना शेयर है, ये इनको कैसे पता चलेगा? जो एक इनका सादा सा सवाल है, ये किस इदारे के पास जाएंगे तो पता चल जाएगा? एक तो तकलीफ बात है, शहबाज शरीफ साहब जो खादमे आला अपने आप को कहते थे कि पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी बना दी, कंप्यूटराइज निजाम कर दिया। अब तो एक बटन के साथ सारा डाटा, इसकी हिस्ट्री और छान करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वाजिबुल अर्ज के अंदर या आपका जो टोटल डाटा या रिकॉर्ड ऑफ राइट या जमाबंदी के हवाले से कोई मुश्किल काम नहीं है डाटा ढूंढना। इनके पास जो जितने डॉक्यूमेंट्स है वो सामने थे। देखिए कब्जा वाला इशू जरा बाद में आएगा। किसी ने अगर कब्जा किया होगा तो कब्जा नाजायज होगा। सबसे पहले तो ओनरशिप के हवाले से इशू आना है। और दूसरी बात यह है कि फर्ज करें अगर ये ज्वाइंट खाता था तो ज्वाइंट खाता सबका हिस्सा होता है, वो जब तक तकसीम नहीं होता तो पटवारी ने कैसे कौन सा हिस्सा किसको दे दिया, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। और ये सारा काम जो है ना
इन्हें असूली तौर पर पहले अपनी जगह की निशानदेही करवानी चाहिए थी। पहले ये बाकायदा फर्दे देते, वालिद साहब और जिनके पास मौजूद है वो देके और इनकी निशानदेही करवाते कि निशानदेही क्या है। निशानदेही से वो सारी चीज सामने आ जानी थी कि व्हाट इज द रीजन, कि कौन सी जगह अगर किसी ने नाजायज कब्जा किया है वहां आ जाना था, अगर तकसीम नहीं हो सकी वो सारी आ जानी थी। जो हिस्सादारी बनती है उनके वाले साहब के हवाले से या इनके हवाले से, तो जब तक पहले निशानदेही नहीं होती तब तक बड़ा मुश्किल है। फिर सेकंड स्टेप शुरू होगा वो तकसीम का। अब हैरानकुन बात है कि अगर तकसीम नहीं हुई तो जगह कब्जे कैसे हो गए, उस एरिया पे घर कैसे बच गए, जैसे ये बता रहे हैं 2-2.5 कनाल या 3 कनाल जगह है, तो बाकी जगहों को यकीनन अगर ये फर्द जेन्युइन है तो ये कब्जा फिर वो नाजायज काबिजीन होंगे। तो ये सारा काम जो है ना आपके, अब तो मेरा ख्याल है इस एरिया में भी लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी काम कर रही होगी और कंप्यूटराइज डाटा बन चुका होगा। नहीं होगा तो ये तहसीलदार के पास दरखास्त दे, वहां से डाटा सारा निकाले। सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। आज़ाद सही साहब, एक मुख्तसर सा लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद कुछ और सवालात हैं मैं आप सबके सामने रखता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अब मैं आज़ाद सिद्दीकी साहब, आप बात कर रहे थे, आपके सामने मैं मज़ीद सूरत हाल वाज़े करने के लिए, ताकि लोगों के सामने वाज़े हो जाए, आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ। ये जो बुनियादी मसला है कि जब विरासती जायदाद तकसीम होती है तो ये ऑटोमेटिकली किसी ऑर्डर के तहत हर फरीक को पता नहीं चल जाना चाहिए या पता नहीं चल जाता कि उसके हिस्से में ये ज़मीन आती है, और क्या उसका इस तकसीम के नतीजे में ऑटोमेटिकली अपने हिस्से पर कब्जा नहीं हो जाता, यानी कागजात उसके मुताबिक तैयार नहीं हो जाते? इसके लिए अलग से कुछ करना पड़ता है, जो कि इस केस में यूसुफ साहब ने नहीं किया। अच्छा देखिए, दो तरीकाकार है, जो कि दही इलाका है, ज़रई हल्का है। ज़रई इलाकों में आम तौर पर अगर आपकी प्रॉपर्टीज अर्बन एरियाज के अंदर हो तो उसमें आपको इस्तकरार हक की दावा दायर करना पड़ता है, सूट फॉर डेक्लेरेशन दायर करनी पड़ती है। उसमें फिर शरा के मुताबिक जो हिस्सादार है वालिदैन का, बच्चों का, उसके मुताबिक तकसीम होती है। लेकिन जहां ज़रई रकबे हो तो वहां तहसीलदार के पास भी वो विरासत मुंतकिल करने का इख्तियार मौजूद है, यानी वहां भी विरासत, लेकिन विरासत में हिस्से तो आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए तकसीम जब तक नहीं होगी, खान की तकसीम करनी है या वो आपने उसको मैनेज करना है, तो जब तक वो तकसीम नहीं होगी तब तक ये चीजें सारी क्लैरिटी नहीं आ रही। कौन करता है? जो कि वजह यह है कि वो पाकिस्तान से इनका राब्ता मुनक़ते रहा, इन्हें अंदाजा नहीं था कि बाकी का शेयर्स कैसा होना है, और यकीनन ये ऐसा ही होगा कि जब वो निशानदेही की तरफ आएंगे, निशानदेही में बड़ा मुश्किल है। अगर किसी ने जगह काबज की होगी वो सामने आ जाएगी, और आजकल तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में कई मैटर्स चल रहे थे, सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा कई जगहों पे गूगल को सामने रख के कोऑर्डिनेट करके, अब तो मॉडर्नाइज दौर में जा चुके हैं ना, तो ये सबसे जो पहला काम है वो इन्हें निशानदेही करवानी है। जो पूरा इनका था खसरा का, जो पूरा इनका खसरा था उसके अंदर से अगर तकसीम जहां वो हुई है तकसीम से पहले, और इनके पास जो 1970s में जो फर्दे होंगी वो मौजूद होंगी, ना भी मौजूद हो पटवारी के पास दरखास्त दें, या अगर पंजाब लैंड रेवेन्यू यहाँ काम कर रही है वहां दरखास्त देकर वहां पर बाकायदा उससे बैक एंड से सारी जितनी जब जगह मुंतकिल होती रहती है, जब उसके पीछे रिकॉर्ड जमा बंदी उससे सारे इंतकालात सामने आ जाएंगे और ये चीज पोजीशन आ जाएगी। नजर यही आ रहा है कि ये मिली भगत के साथ कुछ हुआ है, लेकिन जब तक वो निशानदेही नहीं करेंगे वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी मैं एक और बता दूं आपको बात, आजकल चीफ जस्टिस और पाकिस्तान जितना मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये हो सकता है इनके पटवारी वगैरह ये मसाइल में प्रॉब्लम पैदा करें। ह्यूमन राइट सेल मौजूद है, किसी दिन सुप्रीम कोर्ट में जाएं वहां दरखास्त, या बल्कि एक बार बता दूं, अगर ओवरसीज है तो बाहर से दरखास्त दें, तो बाकायदा एक अलग सेल बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि जहां के हवाले से ये सारे मामला, उसके अलावा आपको ओवरसीज कमिश्नर भी है सारे काम में। सर वो खालिद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं OPF सेल के, और इनसे मैं बात करने से पहले यूसुफ शाह साहब कह रहे हैं कि मैंने दिया, मोहम्मद यूसुफ साहब कह रहे हैं कि मैंने दिया हुआ है ये यहाँ पर अपनी कंप्लेंट फाइल की हुई है। तो यूसुफ साहब पहले आप जरा बता दीजिएगा आपने कंप्लेंट क्या फाइल की हुई है और आपको जवाब क्या मिला है, फिर हम खालिद शाह साहब से बात करते हैं। ये सारी कंप्लेंट्स मैंने आपको भिजवाया ना, मैं सारी जगहों पे मैंने कंप्लेंट की हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो ह्यूमन राइट्स सेल है इसमें भी की हुई है, OPF में भी की है। इन्होंने OPF में जो थे क्या नाम था उनका, इशफाक शेख साहब डिप्टी डायरेक्टर थे उस वक्त,
उनसे मेरी बातचीत होती भी रही है, लेकिन वो ऑर्डर भी करते रहे। मुझे लगता है इदारे तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुझे जो बेसिक चीज लग रही है ना, वो इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें से जो भी बेनिफिशियरी है ना, वो इस चीज को कोई ना कोई बेनिफिशियरी ऐसा है जो कि इसको इस रिकॉर्ड को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं इस चीज के पीछे हूँ कि असल रिकॉर्ड मुझे मिल जाए। और मुझे बताया ये गया था कि अगर आप मिसले हकीयत ले लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका शेयर कितना है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी जमीन में हो रहा होता है उसके बारे में बताती है। तो उसमें ये पता चल जाएगा क्या क्या जमीन में हुआ है और आपका शुरू में कितना शेयर था, तो आप ये क्यों इतना ये काम करके दिखा रहे हैं। यूसुफ साहब, आपने ये आपको जवाब क्या मिला हुआ है ओपीएफ से? मिसले हकीयत अप्लाई नहीं किया मैं उसके लिए? आपने सारी जगहों पे सर, मैंने ये सारे जो भी डिपार्टमेंट साहब बता रहे हैं ना, इन सारी जगहों पे मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो आगे से उन्होंने कहा है कि जी लीगल रेमेडी लें आप। ठीक है, तो मैं फिर मोहसिब में चला गया। मोहसिब वालों ने ये काम किया कि उन्होंने सारा मेरा केस पढ़ा, तो फिर मेरे हक में फैसला कर दिया कि जी ये इनको जो ये चीज मांग रहे हैं इनको दिया जाए और जो नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ये चीज। मैं गया हूँ वहाँ पे, हियरिंग भी अभी मैं मार्च अप्रैल में गया था उधर, तो हियरिंग भी मैंने अटेंड किया है मोहसिब की, लेकिन ये रेवेन्यू वाले वहाँ गए ही नहीं है। अच्छा, अब खालिद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद शाह साहब, ये यूसुफ साहब का जो मसला है, इन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट भी फाइल कर रखी है। आपके ख्याल में इनके मसले का हल जो है वो आपके पास है, आपके इदारे के पास? जी अस्सलाम वालेकुम जी, खालिद शाह बोल रहा हूँ जी। इनका मसला तो मैंने सुना हुआ है, और जैसे पहले भी जो मेरे एक मोहतरम भाई थे और उन्होंने बड़ी क्लियर बात की थी कि सूट फॉर डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी होता है, और जिस तरह वो फरमा रहे थे, अब इनका मसला यहीं आके अटका हुआ है कि इनकी गैर मौजूदगी में कई जगह पे वो हमें मालूमात फराहम नहीं करते, क्योंकि इनकी गैर मौजूदगी में ये इशू आते हैं। क्योंकि कोई भी जाके अपने आप को जाहिर करके कि जी मैं फलां बंदा हूँ और मैं ये हूँ, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लिहाजा इनको एक आध दफ़ा तो चक्कर लगाना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ तक इन्होंने वफाकी मोहतसिब की बात की है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, मेरी ईमेल एड्रेस है khalid@opf.org.pk। इस पे काइंडली जो वफाकी मोहतसिब से इनको जो ऑर्डर मिले हैं या इनके फेवर में जो डिसीजन दिया, उसकी कॉपी काइंडली मुझे भी सेंड करें कि मैं इसको फर्दर परसू करूं। जिस इदारे ने इनको वो प्रोवाइड करनी थी मालूमात, उनसे हम परसू करते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो ऐसा करने से जो है वो इनका आप परसू करेंगे, मतलब आपके पास फिर क्या रास्ता होगा, आप क्या करेंगे जिससे इनकी हेल्प हो सकेगी? जिस अथॉरिटी का जिक्र करें हम जी, दोबारा उनको रिक्वेस्ट करेंगे और यही कहेंगे कि जी इनके जो अगर इनका आना मुमकिन नहीं है और जहां तक वो मतलब कागजात इनके फेवर में दे सकते हैं वो दें, हम उसको परसू करेंगे, दोबारा रिमाइंड करेंगे और एक ऑफिसर चला जाएगा जी, उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि जी, क्योंकि हम इदारा जो हमारा है वो रिक्वेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी हमारे पास पावर्स नहीं है कि किसी को हम अपने दफ्तर बुला के ये काम करें, लेकिन मैं ऑफिसर भेज दूंगा और जितना मुमकिन हो सकता है हमारी तरफ से हम करेंगे। जी अजहर साहब, यहाँ देखें, ओवरसीज कमिश्नर मौजूद है, ओपीएफ वालों को चाहिए कि लॉ मौजूद है ये, और बाकायदा दे हैव वेरी वेल नॉलेज ऑफ ओवरसीज कमिश्नर मौजूद है, उनके जिम्मे ये काम डालें और उनको ये ट्रांसफर करें कि ये सारा मामला जो इलीगैलिटी हो रही है। उसके अलावा एक और काम मैं बता दूं कि आप यानी ये पाकिस्तान से बाहर है, वो जो ह्यूमन राइट्स सेल में जो दरखास्त दी है, ये नाजायज कब्जे का इशू है। यानी नाजायज कब्जे के हवाले से बाकायदा जो दरखास्त अगर ह्यूमन राइट्स सेल में देनी भी है, दोबारा लिख के ये नाजायज कब्जे का इशू है और इस मामले को उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर वो चले, तब ये मामला। देखिए, अब ये मामला तक कुछ चीजें रखी तो हुई है इन्होंने, लेकिन ये डायरेक्शन रॉन्ग ले रहे हैं। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है गालिबन वो फेडरल एरिया में आ रही है, पंजाब में नहीं आ रही। जी सही कह रहे हैं। तो इसलिए पंजाब वाले ओपीसी इसको डील शायद ना करें जी, क्योंकि ओपीसी का जो एक्ट है, पंजाब का जो ओवरसीज कमीशन है, वफाकी सतह पर ओवरसीज कमिश्नर मौजूद है सर जी, वो भी है, लेकिन वो इतना ज्यादा फाल इतना नहीं है जितना ओपीसी है जी। लेकिन बहरहाल आप सही फरमा रहे हैं कि हमें हर फोरम पे इनको अप्रोच करनी चाहिए, कहीं ना कहीं से अल्लाह करे कि कोई ना कोई मतलब मदद फराहम हो जी। हाँ ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, वो आपने जो वफाकी मोहतसिब से आपको जवाब मिला था वो क्या था? वहां पर जवाब वो जो उन्होंने फाइनल डिसीजन दे दिया था ना कि ये जो है वो ये दिया था कि जी वो जो रेवेन्यू वाले हैं वो पेपर मुझे दें जो मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि जो नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वो उनकी हियरिंग में गए नहीं थे। ठीक है, तो ये जब जाता है ना तो दूसरा इनका डिपार्टमेंट होता है जिसमें इम्प्लीमेंट करते हैं ये इसको, तो वो इम्प्लीमेंट मेरे ख्याल में सही तरीके से नहीं कर सके, क्योंकि मैं भी जब गया जी
तो जो साहब मुझे आप ये डिसीजन भेजिए, मैं वफाकी मोहतसिब को दोबारा इसकी कॉपी कर सारी ये मुझे ये जो अपनी ईमेल मेरे पास पेन कोई नहीं है, तो मुझे अगर कोई किसी इसी नंबर पे अगर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आसान है, खालिद KHALID, खालिद के बाद @opf.org.pk। ठीक, इंशाल्लाह मैं इसको पूरा फॉलो करता हूँ जी हाँ। और आपको आप अपना काइंडली पूरा कांटेक्ट नंबर और एड्रेस जरूर लिखिएगा। सारी मैं आपको सारी एप्लीकेशन भी भिजवा दूंगा। ठीक है। अच्छा आज़ाद सदीक साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मगर आज़ाद साहब अगर मैं एक ब्रेक ले लूँ आज़ाद साहब, फिर आप इस पर आज़ाद साहब 1 मिनट में एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ, फिर आप कह लीजिए राजा काशिफ साहब के पास भी मैं जाता हूँ, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं जी। अजहर सिद्दीक साहब आप कुछ ऐड कर रहे थे उसमें। अच्छा यूसुफ अपना असद भाई, देखिए आप लोग बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानियों की, और मैं पहले भी कह चुका हूं ये वाला मसला जो है ना OPF अपने तय करेगी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये जितने भी डाटा है ना, एक दफा अगर ये मेरे साथ भी शेयर कर लें। मैं इनको अभी व्हाट्सएप नंबर, यूसुफ साहब जरा मेरे 2 नंबर, मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप भी है उसके ऊपर और ईमेल भी दे रहा हूँ। आज़ाद साहब ये इनके पास अभी वो कह रहे हैं मैं पेन नहीं है, आप हमें दे दीजिएगा, हमारी टीम इनको दे देगी, वो इनको पहुंच जाएगा आपका नंबर। ये सारी इन तक ये डाटा भिजवाएं आप, मैं अपना व्हाट्सएप भी देता हूँ। होगा ये कि ह्यूमन राइट्स सेल से हम बराह रास्त हमारी जो NGOs है वो खुद बात करेगी, और मुझे जो बाजार नजर आ रहा है ना, यानी ये बाहर बैठ के शायद ये मामला सेटल ना कर पाए। कानून में बहुत सुकम है, लेकिन जिस तरह जनाब चीजों से मियां साकिब निसार साहब काम कर रहे हैं, हम तो जब जैसे ही वो ह्यूमन राइट्स सेल में बैठते हैं रात 12 बज जाते हैं, और जितनी तेजी से काम हो रहे हैं और जितने मसाइल हल हो रहे हैं पाकिस्तानी तारीख में ऐसे हल नहीं हुए। और मुझे बड़ी उम्मीद है जो चीजें बता रहे हैं कम अज कम एक्चुअली मिसले हकीकत के हवाले से, या अपना बाकी डाटा की जो ट्रांसफर या विरासत के इंतकाल के हवाले से, नाजायज कब्जे के हवाले से हमें बड़ी उम्मीद है। और दूसरा, अगर किसी ने नाजायज कब्जा किया हुआ है तो हो सकता है हम इन्हें प्रपोज भी करें कि अंदराज मुकदमा की दरखास्त दें। पटवारी अगर शामिल है तो एंटी करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा, नहीं तो बराह रास्त मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इस हवाले से 2 रेमेडीज तो मैंने आपके सामने बता दी है। ये जैसे चीजें डाटा देंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये चीजें सारी जो भी रेमेडीज बनती हुई इनके लिए लेंगे। अच्छा राजा काशिफ साहब, आप जब राब्ते करते हैं मुख्तलिफ इदारों से, आपने किया भी है इस सिलसिले में, उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है? ये मामला फंसा कहाँ पर हुआ है जाकर? DC इस्लामाबाद की तैनाती अभी निगरान हुकूमत के दौर में हुई है। हमजा शफकात नहीं आए, इससे पहले कैप्टन मुश्ताक साहब थे। तो हमजा शफकात से जो मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि मैं अगर मुझे फ्रेश एप्लीकेशन दी जाए इस हवाले से, बताया कहते मैं मामले से लाइलम हूँ, मेरे इल्म में नहीं है ये मामला। मैं तो अगर आप मुझे एप्लीकेशन दें, अगर ये मुतासरा शख्स मुझे एप्लीकेशन दें, तो मैं दोबारा उनको जो रिकॉर्ड चाहिए रिकॉर्ड देने के पाबंद है, हम क्यों नहीं देंगे। एक मालिक है उसको हम रिकॉर्ड देने के पाबंद है, वो ज़रूर देंगे। एक तो वो हमें फ्रेश एप्लीकेशन, उसके बाद उनके नीचे जो तहसीलदार है जो अवैस खान है, वो काफ़ी अरसे से है उधर, उसका कोई थोड़ा सा मशकूक था। मैंने उससे पूछा है, जब मैंने कहा मैं गया हूँ, पहले उनके तहसील ऑफिस गया हूँ, वो नहीं थे, मीटिंग में थे, फिर बाद में वो मिले हैं। उन्होंने कहा यार हमारे पास जो है रिकॉर्ड, हमें जो कहा गया था हमने इन्हें दिखा दिया था। मैंने कहा दिखाने का नहीं, आपको वफाकी मौसम की जानिब से कहा गया था कि इन्हें दिया जाए रिकॉर्ड। उनका जो इनका मुतलका रिकॉर्ड था वो हमने दे दिया, वो हमसे गैर मुतलका मांगना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। और जो पटवारी है इनका, राजा खालिद है इनके मुतलका मौजे का, वो भी नया है, उसने कहा कि मुझे भी इल्म नहीं है इस बारे। बहरहाल DC इस्लामाबाद का ये कहना है, ऑफिशियल उनका मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा था कि जब भी हमें ये एप्लीकेशन देंगे, वफाकी मौसम के फैसले के मुताबिक इनको जो रिकॉर्ड चाहिए होगा अपने मुतलका, हम इन्हें रिटन शेप में वो रिकॉर्ड देंगे, और जिस तरह का रिकॉर्ड ये चाहेंगे हम इन्हें देंगे। इस हवाले से कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा हम बिल्कुल इन्हें रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आज यूसुफ साहब अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, आपने कहा था कि आपको लगता है कि कोई बेनिफिशरी है इसका जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा, यानी आपको लगता है कि शायद कोई मिली भगत हो रही है मुख्तलिफ लोगों की जिसके बाद। ये सही कह रहे हैं, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि वैसे साहब से मेरी बात होती रही है, ठीक है, उनकी चैटिंग भी मेरे पास है, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं दे दूंगा, ठीक है। जो ये रिकॉर्ड दे रहे हैं ना, वो वही वर्जन दे रहे हैं जो कि कोई दिलवाना चाह रहा है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड मुझे, वो अभी मैंने आपको भिजवाया, अभी आप इसी ये जो फर्द पड़ा हुआ है किसी पटवारी, जो आप कह रहे थे पटवारी है, उनको चेक करवाएं, इसमें देखें, इसमें कुछ तो इन्होंने खसरे ही गायब किए हुए हैं जो जिनमें मेरा नाम है,
ठीक है, तो फिर उसके अलावा जो जमीन वो निकालते हैं ना उसमें से, वो जमीन ही गलत निकली हुई है कि अगर एक जगह मेरी 10 मरले बनती है तो उन्होंने 1 मरला निकाला हुआ है, तो इस तरीके से भी जमीन को गायब किया गया। तो ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत है। नहीं यूसुफ साहब, ये आप कह रहे हैं कि ये अवैध साहब जो हैं ये वही चीज बता रहे हैं जो कोई चाह रहा है कि वो बताएं। वो कोई कौन है आपके ख्याल में? अवैध साहब का मैं ये किसको ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जो ये रिकॉर्ड इन्होंने प्रोवाइड हुआ है ना इस पे मोहसिब में, वो रिकॉर्ड वो वाला था, इन्होंने रिकॉर्ड प्रोवाइड ही नहीं किया ना। वो एक जो फर्द जो मैंने साल लगाया था उन्होंने कहा कि ये जी ठीक है, वो है ही गलत, वो टेम्पर कौन है, कौन आपके ख्याल में ये कि जो ये करवा रहा है? देखें सर, ये तो आप राजा साहब है, काफी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैं यही चाह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन करें और वो चीज सामने लेके आए ताकि पता चले कि ऐसा कोई है। राजा काशिफ साहब, ऐसा कोई है बीच में जो ये करवा रहा है या ये कुछ मैनिपुलेट हो रहा है आपके ख्याल में? जी ये ठीक कह रहे हैं। अवैस खान पहले मौकफ नहीं दे रहा था, मैं कल से उसके पीछे हूँ। मैं कल भी गया, कल भी वो नहीं मिला, आज भी गया हूँ। दिन में उन्होंने कहा मीटिंग में है, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इंतजार किया, फिर दोबारा 1 बजे गया हूँ। उसके बाद अवैस खान बताना नहीं चाह रहा था, फिर डीसी इस्लामाबाद को से रब्ता किया, डीसी इस्लामाबाद ने फिर उसे हिदायत की कि ये मीडिया वाले लोग हैं, इनका तो इन्होंने तो लोगों मुतासरा लोग हैं, उनका उस हवाले से मौक़िफ़ दें, आप इन्हें बताएं क्या है। उसके बाद अवैस खान को मैंने कहा कि आप मुझे, ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मुतासरा शख्स ने दिया है, यूसुफ साहब ने ये रिकॉर्ड भेजा है हमें, तो इसके मुताबिक आप बताएं कि ये इनकी ज़मीन में क्या कमी बेशी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो कहता नहीं, हमें जो कहा गया हमने वो रिकॉर्ड उन्हें दिया, जो उनका मुतलका था हमने वो दिया उन्हें। अब वो गैर मुतलका मांगते हैं, हम उन्हें वो गैर मुतलका देने के पाबंद नहीं है। जो उनका रिकॉर्ड नहीं है वो हम उन्हें कैसे दे, वो सरकारी रिकॉर्ड है। तो जो उनके मुतलका वो हमने दिया। अवैस खान की हरकत तो मशकूक है बिल्कुल तहसीलदार की, उसमें कोई दो राय नहीं है। शोहरत भी चेक की है, शोहरत भी उस तरह से नहीं है, उसकी अच्छी नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है पटवार खाने का, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है इस्लामाबाद का, तो उसमें कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अवैस खान को मौक़िफ़ के लिए भी मैंने कहा जो चीज़ आप मुझे बता रहे हैं तो आप कैमरे पे भी आके बता दें, हमारे प्रोग्राम में आके बता दें। कहा हम सरकारी मुलाज़म है, नहीं बता सकते, लेकिन मेरा ऑफिशियल मौक़िफ़ यही है, जो हमें कहा गया वहाँ तक हमने रिकॉर्ड उन्हें प्रोवाइड किया है, उससे ज़्यादा हम सरकारी रिकॉर्ड उन्हें देने के पाबंद नहीं है। लेकिन डीसी कह रहा है कि अगर हमें एप्लीकेशन दे, उन्हें जो अपना मुतलका रिकॉर्ड चाहिए हम ज़रूर उन्हें देंगे। हमजा शफ़क़ात का ये मौक़िफ़ है। ठीक है, इस हवाले से। अच्छा, तो वो तो खैर हमने भी अवैस खान से रब्ता मुसलसल हमारी टीम भी करती रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाहता। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब अजहर सिद्दीक साहब, ये क्या मामला है? मुतल्लिका रिकॉर्ड और गैर मुतल्लिका रिकॉर्ड कौन सा होता है? और जो ये मांग रहे हैं, क्या कानून की नज़र में वो इनके गैर मुतल्लिका रिकॉर्ड है यूसुफ साहब का? देखिए, मैं अच्छा किया आपने ये सवाल छेड़ लिया। 18वीं तरमीम के जरिए आइन में आर्टिकल 19A ऐड हो गया सर, राइट टू इंफॉर्मेशन। पंजाब और बाकी सूबों की हद तक, वैसे पंजाब में पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2013, फेडरल वफाकी सतह के ऊपर है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। ये बाकायदा, यानी एक इसका जो रंग है ना, यानी बाकायदा आर्टिकल 19A की और वफाकी सतह पर है, तो उस कानून के तहत एक दरखास्त कमिश्नर को और तहसीलदार को बाकायदा दी जाए, और उसके बाद एक रेमेडी सिर्फ रिकॉर्ड लेने की हद तक वो हम मुतलका हाईकोर्ट भी रुजू कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी दरखास्त दी जा सकती है कि ये, मैं ह्यूमन राइट सेल से हट के बात कर रहा हूं कि पहला तो ये जो बात कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बावजन है कि पहले इनके पास तो सारा डाटा ट्रांसफर हो गई है, आगे जो इंतकाल हुए हैं, जो जमा बंदियां हैं, इसलिए हकीकत है जब बाकी जो सारा वाजिब अल अर्ज के हवाले से जितना डाटा है वो डाटा सारा आना चाहिए, और उसकी रेमेडी ये मौजूद है। अगर मिसाल वो पाकिस्तान नहीं आ सकते तो यहां अपना कोई नुमाइंदा जिसको अटॉर्नी सिर्फ इस हद तक दे दे कि वो डाटा लेने के हवाले से वो अपना मूव करें इन चीजों को, तो वो यकीनन हाई कोर्ट को इख्तियार मौजूद है कि हाई कोर्ट उस हद तक भी डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट ये सारे मामला को देख सकती है, ह्यूमन राइट सेल का मकसद ये है, और ओवरसीज के हवाले से बहुत एक सेल स्पेशल बना हुआ है, और वो अमजद मलिक साहब बैरिस्टर यहाँ थे और वो OPF में भी रहे, और उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन वो
बात है कि सियासी तौर पर यहाँ पर लोग ऐसे मौजूद हैं, उन्हें आगे लाया नहीं गया, और सियासी तौर पर जो लोग अब आगे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आज हमारे टॉपिक का वो टॉपिक वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर्डल्स क्रिएट करना हमारे एग्जीक्यूटिव का काम है। तो यही वजह है कि जब तक आप अदालतों में नहीं आएंगे एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 199 में, या सो मोटो ह्यूमन राइट सेल के हवाले से आर्टिकल 184(3) के तहत, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर ये वाला मामला इस तरह अगर शेयर किए जाए तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ये मामला सेट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ अब मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं जो कि पटवारी हैं। वैसे तो इनका इस मामले से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम उनकी पटवारी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया। ये इस तरह के केसेस में जो आपने अभी सुना भी है, ये मोहम्मद यूसुफ साहब किस हद तक मालूमात कानूनी तौर पर सरकारी मालूमात हासिल कर सकते हैं अपनी विरासती ज़मीन से मुतालिक? क्या ये मालूमात भी ले सकते हैं कि उनके वालिद साहब की कितनी ज़मीन थी, कितनी कितनी तकसीम हुई है और कितने हिस्से हुए हैं? क्या ये सारी मालूमात इनको कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए और इसका तरीक़ाकार क्या है अशरफ साहब? बिल्कुल जी, इनको तमाम जो भी कागजात रेवेन्यू रिकॉर्ड के मतलब हो इनको मिलने चाहिए बगैर किसी जगह पर दरखास्त देने के। अब खुद पटवारी महकमा मार रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस चीज का प्रबंध है, कोई आदमी जुबानी सदा करता है तो उसको हम फर्ज देने के उसकी, उसके वालिद की, बाप की या मुश्तरक खाता हो पूरे खाते की देने के मजाज है, प्रबंध है। इसमें हमें कोई कानून नहीं रोकता कि आपने इनको क्यों फर्ज दी। तो ये इनको अच्छा सही है, तो मजमूई तौर पर ये जान सकते हैं कि मेरे वालिद साहब की कुल जमीन कितनी थी और ये मेरा शेयर कितना बना है और बाकियों को कितना मिला है विरासती जमीन में। मेरे दादा का कुल कितना रकबा था, इसमें मेरे चाचा और कजन का उनका कितना कितना है, मुझे कितना मेरे बाप की विरासत मिला है, ये जान सकते हैं। उनकी फर्द असबेजात ले सकते हैं। इनको किसी कोर्ट में या किसी जगह दरखास्त देने की जरूरत नहीं। मगर अगर कोई इनको नहीं दे रहा फिर ये क्या करें? जैसे कोई पटवारी नहीं दे रहा, तहसीलदार से इनकी सुनवाई नहीं हो रही, फिर ये क्या करें? ये तो मुमकिन बहुत, बल्कि ये तो बात नामुमकिन है। तो तहसीलदार तो असबेज़ाब्ता ये एप्लीकेशन देकर भी ले सकते हैं, तहसीलदार भी पटवारी को बंद कर सकता है। ये इनका एक कानूनी राइट है, इसमें कोई अमर माने नहीं या कोई ऐसा कानून नहीं जो हमें रोकता हो। नहीं, अगर अशरफ साहब क्या ये मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा कोई दूसरा फरीक जो भी इस पूरे मामले में ज़मीन का कोई शेयर होल्डर हो, हम चले परसेप्शन की बुनियाद पे बात कर लेते हैं, हम नहीं कहते कि इनके भाई ये कर रहे होंगे, लेकिन क्या कोई शख्स अगर अपने नाम पर हेरा फेरी से ज़्यादा ज़मीन करा ले और ऐसी सूरत में फिर तहसीलदार चूंकि उसका फरीक बन गया हो, मैं इस तहसीलदार पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं एक जनरल आपके सामने केस रख रहा हूँ कि उसमें फिर कोई तहसीलदार जो है वो उसका हिस्सेदार बन के किसी एक को ज़्यादा अवॉर्ड कर दे, तो ऐसे में वो फिर नहीं चाहेगा कि वो पूरी सही फिगर्स दे, तो वो रिकॉर्ड छुपाना चाहेगा, जो कि शायद इस केस में हो रहा है। ऐसा तो मुमकिन है, हो सकता है, हमारे यहाँ ऐसी मिसालें तो होंगी आपके सामने अशरफ साहब। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। अगर जिसमें हमारा महकमा मुलव्वस हो, उन्होंने कुछ इसमें हेरा फेरी या कुछ अपने मुफादात रखे हो, फिर वो लतोलाल करते हैं फर्ज देने से और उसकी छांट और मलकियत देने से, फिर उसके लिए फिर कोर्ट का दरवाजा खड़काना पड़ेगा। आज कोर्ट में हमें मुकम्मल छांट बनाकर देनी पड़ेगी भी कुल खाता इतना है, फलां लोगों को फलां इंतकाल के तहत ये मिला है, कुल इसका ये इतना हो गया है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब अजहर सिद्दीक साहब, ये सारा मामला अब हम समेटते हैं थोड़ा सा। एक तो मैं दोबारा अपने नाज़रीन के लिए वजाहत करना चाहता हूं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए प्रोग्राम इसलिए करते हैं ताकि वहां पर पाकिस्तान से बाहर रहकर जो लोग मुशक्क़त करके मेहनत करके पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, यानी पाकिस्तान में ज़र मुबादला लेकर आते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी हौसला शिकनी ना हो, बल्कि उनके मसाइल को हल किया जाए और उनका एक एतमाद बने पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट का, और वो जो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्वेस्टमेंट आए, उसकी तरफ हम जा सकें। तो हमारी कोशिश ये और वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल हल करना, इसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम शुरू कर रखा है। और इसीलिए हमारे प्रोग्राम को देखते हुए कुछ लोग अगर अपने मसाइल को प्रॉपर्टी या उससे मुतल्लिका या इसके अलावा भी अगर कोई मसाइल हैं जो पाकिस्तान में वो थाने कचहरी में या किसी भी इदारे में फेस कर रहे हैं, तो वो भी हमसे रब्ता करके यहाँ पर अपने मसले को हमारे प्लेटफॉर्म से उजागर कर सकते हैं। अब अजहर सिद्दीक साहब, ज़रा यूसुफ साहब का के केस को समेटते हुए हम आपकी एक दफ़ा फिर ज़रा दोबारा से 1, 2, 3 करके स्टेप्स बता दीजिएगा। पहले नंबर पर यूसुफ साहब क्या करें, कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार करें, क्या चीज़ करें, किसको ईमेल करें, कौन सा रिकॉर्ड करें, किसको पावर ऑफ अटर्नी दें, ताकि पूरे का पूरा जो है वो एक कोर्स ऑफ एक्शन यूसुफ साहब को मिल जाए। अजहर साहब।
देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि बाकायदा एक नए सिरे से एप्लीकेशन तो दी हुई है, उनको रिमाइंडर के तौर पर तहसीलदार को या डिप्टी कमिश्नर को एक दरखास्तें दे दें। इसी तरह ह्यूमन राइट सेल में अगर दरखास्त कोई दूसरी दी हुई है वो दे दें, लेकिन अब दरखास्त का जरा पैटर्न बदल लें। आप दरखास्त दें आर्टिकल 19 से, और राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी अगर पंजाब के अंदर है, नहीं तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है 2017, वो ये नेट पे अवेलेबल है सारे कवानीन, उसके तहत, और वो स्पेल आउट कर दें कि उन्हें जमाबंदी चाहिए, उन्हें इंतकाल चाहिए, जो इंतकाल हो चुके हैं उन्हें मिसले हकीकत चाहिए, उन्हें वाजिबुल अर्ज चाहिए, और ये सारा जो शजरा के हवाले से जितना ये डाटा ये स्पेल आउट करके बाकायदा एक नई दरखास्त रिमाइंडर के तौर पर दे दें। वो अब उसके फौरन बाद एक रेमेडी सिविल कोर्ट में देखे, वो तो तब जाएंगे जब अगर कोई फ्रॉड हो गया है या कोई हिस्सा जायद ले गया है, फिर वो अपना राइट लेने के लिए वो जाएंगे सिविल कोर्ट में। शायद इस हवाले से आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के हवाले से ना आप जा सके, उसके लिए आपको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। दूसरी रेमेडी जैसे मैंने बता दी आपको, और वो सबसे इफेक्टिव है इस वक्त, और जैसे ह्यूमन राइट सेल सुप्रीम कोर्ट का बहुत तंगदई से बहुत तेजी से काम और बड़ी जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं उसके हवाले से ये डाटा भेज के दोबारा एक रिमाइंडर भेज के, और नाजायज काबिज होने के हवाले से ये सारी बातें कि ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और नाजायज काबिजीन है कि इतने पैसे और ओवरसीज पाकिस्तान हमारी जान है, और हम आप जैसे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी बगैर किसी पैसे के लालच और तमे के, कोई नहीं, हमारी खिदमत हर तरह से हाजिर है हमारे इन भाइयों के लिए, और ये सारे काम के लिए हम हर वक्त, और हम आप लोगों के देखें, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, चैनल 9 तो बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं समझता कि ये जो खिदमत है शायद पाकिस्तानी तारीख में शायद आप लोग ही ऐसे जो इतना बड़ा एक काम ले रहे हैं, तो इसलिए इस काम को हमें और आगे बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा हमारे जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो हमें ज़र मुबादला भेजते हैं, हमारी इकॉनमी की वो जान है, तो इसके लिए हर तरह से कोशिश करके हम अपनी खिदमत पेश करते हैं उनके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ साहब आपका भी। साथ राजा काशिफ साहब मौजूद थे, मोहम्मद अशरफ साहब, खालिद अली शाह साहब, जिन लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की, उन तमाम का बहुत शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।